लोकतंत्र के महापर्व में आज बंगाल का पारा 7वें आसमान पर है। एक तरफ भीषण गर्मी में सूरज आग उगल रहा है तो दूसरी तरफ मतदाताओं का जोश देखने लायक है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी रजत और आप देख रहे हैं 4 का चक्रव्यूह। तो बात हम कर रहे हैं दूसरे चरण की, जहां पर बम्पर वोटिंग चल रही है। लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं क्योंकि वे जानते हैं कि एक एक वोट की कीमत आखिरकार क्या है। हालांकि अफसोस की बात है कि इस लोकतांत्रिक उत्सव के बीच में एक बार फिर से बंगाल का वही पुराना रक्त चरित्र सामने आ गया है। बम्पर वोटिंग की खबरों के बीच में बंगाल के कई हिस्सों से बवाल की तस्वीरें आई। कहीं तोड़फोड़ हुई, कहीं मारपीट हुई। उपद्रवियों ने जैसे अपनी खाल बचाने के लिए लोकतंत्र को ही दांव पर लगा दिया है। कई जगहों पर उपद्रवियों ने जमकर तांडव मचाया। हालात देख करके ऐसा लगता है कि कुछ लोगों के लिए चुनाव सिर्फ वोट का खेल नहीं बल्कि लठैती का अखाड़ा बनकर के रह गया है। अब जरा ये तस्वीरें भी देख लीजिए, कैसे बंगाल में गुंडा राज चल रहा है। फाल्ता में ईवीएम में बीजेपी के चुनाव चिन्ह पर टेप लगा दिया गया। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने आरोप लगाया है कि बूथ 144, 189 पर जहांगीर के पक्ष में वोटिंग के लिए गुंडागर्दी की जा रही है। इस मामले में चुनाव आयोग ने संज्ञान लिया है। ईवीएम में जो बीजेपी के उम्मीदवार के सामने बटन पर टेप लगाया गया है, उसकी तस्वीरें जरा मैं आपको दिखा देती हूं। आपको ये तस्वीर नजर आ जाएगी। कमल के चिन्ह के बिल्कुल सामने टेप लगा दिया गया है ताकि कोई भी वहां पर जाकर के मतदान ना कर सके। ये फाल्ता की तस्वीरें सामने आई हैं। इलेक्शन कमीशन ने इस पर संज्ञान लिया और कहा है कि अगर आवश्यकता पड़ी तो यहाँ पर दोबारा से वोटिंग करवाई जाएगी। ये अंदर से रिकॉर्डिंग की गई है जो कि जायज नहीं है, इसे करना भी इलीगल है। लेकिन जिस तरीके से ईवीएम पर टेप लगाया गया उसके बारे में भी जानकारी देना बिल्कुल आवश्यक था। राजनीतिक गलियारों में सुगबुगाहट तेज हो गई। जानकारी ये कह रहे हैं कि ये भारी मतदान किसी बड़े बदलाव की आहट है। ऐसा अंदेशा जताया जा रहा है कि इस बार जनता ने ममता दीदी की विदाई का मन बना लिया। लेकिन सच क्या है वो 4 तारीख को ही पता चलेगा कि जनता ने इस बार किसकी सरकार चुनी है। बंगाल में लेकिन तांडव कहां पर हुआ है, उपद्रवियों ने तांडव कहां पर मचाया है, वो जरा मैं आपको बताती हूँ। हावड़ा में बवाल देखने को मिला है, जहां ईवीएम में खराबी के कारण झड़प देखने को मिली है। इसके साथ ही हावड़ा में, क्योंकि ये ईवीएम में खराबी आई, इसकी वजह से आखिरकार आपस में लड़ने की क्या आवश्यकता थी, उसे किसी तरीके से ठीक किया जाता। मतदान को उस वक्त के लिए, जितने वक्त आप नहीं वोटिंग कर पाते हैं, उतने वक्त के लिए आगे खिसकाया जाता है, बढ़ाया जाता है। दक्षिण 24 परगना में बीजेपी उम्मीदवार पर हमला कर दिया गया। ये तस्वीर बीजेपी उम्मीदवार पर हमले की पहले चरण में भी सामने आई थी। दूसरे चरण में भी कुछ सुधार नहीं हुआ है। बीजेपी उम्मीदवार विकास सरदार की गाड़ी पर हमला कर दिया गया है। इसके साथ साथ राय दीघी में बीजेपी उम्मीदवार की गाड़ी को उपद्रवियों ने न केवल घेरा बल्कि तोड़ा भी। उनकी गाड़ी में तोड़फोड़ की गई। खानकुल में बवाल हुआ। आईएसएफ टीएमसी समर्थक आपस में भिड़ गए। इसके साथ भवानीपुर में शुवेंदु अधिकारी की टीएमसी कार्यकर्ताओं से झड़प हुई। यह भी बताया गया, वहां पर पहुंचे हुए थे लेकिन टीएमसी के कार्यकर्ता आगे बढ़ गए। तो ये पूरी स्थिति बनी हुई है। दक्षिण 24 परगना हो या फिर राय दीघी हो या खानकुल हो, हर जगह से बवाल की तस्वीरें सामने आई हैं। जब सत्ता खिसकती दिखती है तो बौखलाहट लाजमी है। विपक्षी खेमे का मानना है कि हार के डर से उपद्रवी आपे से बाहर हो गए हैं और हिंसा का सहारा ले रहे हैं। सच तो यह है कि बंगाल की राजनीति में अब दूध का दूध और पानी का पानी होने का वक्त आ गया है, इसलिए ये तमाम बवाल हो रहा है। अब जरा आपको बम्पर वोटिंग की तस्वीरें दिखा देती हूं। आम लोगों से वीआईपी तक लोकतंत्र के महापर्व में अपनी भागीदारी निभा रहे हैं। मिथुन चक्रवर्ती वोट करने के लिए पहुंचे। अभिषेक बनर्जी नेता टीएमसी और इसके साथ साथ ममता बनर्जी के भतीजे भी हैं। टीएमसी के सांसद महुआ मोइत्रा भी पहुंची हुई थी। बीजेपी अध्यक्ष समीक भट्टाचार्य पहुंचे हुए थे अपने अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए। लेकिन क्या बम और गोलियों के दम पर जनमत को बदला जा सकता है? वोट करना अधिकार है, जाइए वोट करिए, लेकिन इस तरीके से अगर तांडव मचाएंगे तो इससे क्या होगा? बम और गोलियों के दम पर आप जनमत को बदल देंगे? क्या उपद्रवियों का यह तांडव लोकतंत्र की आवाज को दबा पाएगा? बंगाल की जनता आज ईंट का जवाब पत्थर से देने के लिए पोलिंग बूथ पर खड़ी है। सुरक्षा बल उन्हें सुरक्षा मुहैया करवा रहे हैं, लेकिन कुछ बवाली तरीके के लोग हैं जो इन सब को रोकना चाहते हैं, जो चाहते ही नहीं है कि वोटिंग केंद्रों तक ये लोग पहुंच करके मतदान करें। अब आपको जरा फेज 1 और फेज 2 का वोटिंग परसेंटेज बता देती हूँ। फेज 1 की वोटिंग परसेंटेज की अगर मैं बात करूं तो ये 92.72% था, और अभी तक की 3 बजे तक की अगर फेज 2 की हम बात कर लें तो ये वोटिंग परसेंटेज 79% है। यानी ये भी इसे ही क्रॉस करने वाला है। अभी वक्त बचा हुआ है वोटिंग परसेंटेज फाइनल जो आना है।
तो वोटिंग परसेंटेज तो अच्छा खासा देखने को मिल रहा है, लेकिन सवाल वही कि आखिरकार कब तक बंगाल की माटी लाल होती रहेगी। बम्पर वोटिंग क्या वाकई सत्ता परिवर्तन की गारंटी है, या फिर दीदी एक बार फिर सबको धूल चटा देंगी? फैसला पेटियों में बंद हो रहा है और इसका खुलासा होगा 4 मई, जब इंडिया डेली आपको दिखाएगा कि 4 मई को आखिरकार किसकी सरकार पश्चिम बंगाल और तमाम राज्यों में बन गई है। अब सवाल यह है कि पश्चिम बंगाल चुनाव में बम्पर मतदान करके जनता ने दीदी को सत्ता से बाहर होने के क्या संकेत दे दिए हैं, इसी पर करेंगे चर्चा की शुरुआत। कौन कौन से मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं आपका परिचय करवाती हूँ। मेरे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी के प्रवक्ता आर के मिश्रा, इसके साथ साथ कांग्रेस से प्रवक्ता यश श्रीवास्तव, टीएमसी नेता सुमित मेहरोत्रा, राजनीतिक विश्लेषक संजय राणा, वरिष्ठ पत्रकार अशोक शुक्ला। अशोक जी, सबसे पहले मेरा सवाल आप ही से है कि क्या पश्चिम बंगाल इस बार बदलाव की कहानी लिख पाएगा या फिर वही पुरानी बयार? देखिए, इसके बारे में कोई भविष्यवाणी करना तो उचित होगा नहीं, लेकिन जो एक ट्रेंड देखने को मिला है बंगाल के इलेक्शन में, वोटिंग परसेंटेज कम होता है तो बीजेपी को नुकसान होता है। ये 2 इलेक्शन में हम लोग देख चुके हैं। तो अगर वोटिंग परसेंटेज वहां बढ़ रहा है तो आप ये कह सकती हैं कि एंटी इनकम्बेंसी के चलते वहां का मतदाता या परिवर्तन के लिए वहां का मतदाता जो है ज्यादा उत्सुक है, घरों से निकल रहा है वोट करने के लिए। और इस बीच में हिंसक की भी खबरें आ रही हैं, तो हो सकता है कि वहां परिवर्तन की बयार बह रही हो और इसी के चलते जो है वोटिंग परसेंटेज बढ़ रहा हो। लेकिन वोटिंग परसेंटेज का बढ़ना या घटना कोई किसी एक निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए होता है, इसको हम दावे के साथ नहीं कह सकते हैं। कि स्टेट के इलेक्शन में हमने देखा है कि जहां वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है, रूलिंग पार्टी को उससे कोई नुकसान नहीं होता है, उसको फायदा ही मिला है। यूपी में देखा है हमने, हरियाणा में भी देखा है, महाराष्ट्र में भी देखा है। मध्य प्रदेश में भी 2023 के इलेक्शन में हम लोगों ने देखा कि किस तरह से वोट परसेंटेज बढ़ा था और रूलिंग पार्टी को ही फायदा हुआ था। तो ये बहुत अनिश्चितता की स्थिति है अभी बंगाल की, कुछ कह नहीं सकते हैं। ये तो ठीक ठीक जो है 4 मई को ही पता लगेगा जब नतीजे आएंगे। लेकिन ये कहा जा सकता है कि अगर वोटिंग परसेंटेज वहां बढ़ा है तो शायद परिवर्तन 15 वर्ष का शासन है वहां पर टीएमसी का, उसके लेकर हो सकता है कि वहां के जनता के बीच में कोई नाराजगी हो, कोई जन आक्रोश हो इस तरह का, जिसके चलते बड़ी तादाद में मतदाता परिवर्तन के लिए निकला है। और जो ट्रेंड रहा है वहां का वो भी ये देखने को मिला है कि जब कभी वोटिंग परसेंटेज कम हुआ है तो बीजेपी को नुकसान हुआ है। इसलिए उम्मीद ये की जा रही है कि इस बार का जो वोटिंग परसेंटेज जो 90-92% के आसपास जा रहा है, उसका फायदा बीजेपी को मिल सकता है। हाँ, वो सब कुछ, लेकिन जैसा आपने कहा भी कि 4 तारीख को ही पता चलेगा कि आखिरकार ऊंट किस करवट बैठा है। आर के मिश्रा जी, अगर मैं आपसे पूछूंगी तो आप तो यही कहेंगे कि बीजेपी की सरकार वहां पर बनने वाली है, लेकिन आज जो तस्वीरें सामने आई हैं कि बीजेपी उम्मीदवारों के साथ, और खासतौर पर शुभेंदु अधिकारी की तस्वीर भी हमने देखी है, भवानीपुर से वो लड़ रहे हैं, नंदीग्राम से वो हरा चुके हैं ममता बनर्जी को। तो ऐसे में क्या ये खुन्नस है जो बार बार देखने को मिलती है और कार्यकर्ताओं पर, उम्मीदवारों पर इस तरीके के हमले हो जाते हैं? मीनाक्षी, देखिए यहाँ पर एक चीज तो स्पष्ट हो चुका है, क्योंकि जब केंद्रीय बल वहां पर लगा हुआ है पश्चिम बंगाल के अंदर में, उसके बावजूद भी जब इस तरह की घटनाएं हो रही है तो आप और हम समझ सकते हैं क्योंकि जब कांग्रेस और वाम दलों की सरकार थी, या जो 15 साल से टीएमसी की सरकार है, तो मुझे तो लगता है जो कि किस तरह के चुनाव और किस तरह का चरित्र रहा होगा। आज इतनी सुरक्षा का बंदोबस्त होने के बावजूद भी आप और हम देख रहे हैं जो किस तरह से आज सुबह से ही घटनाओं का जिस तरह से दौर वहां पर चल रहा है। मुझे लगता है जो कि बिल्कुल केंद्र सरकार ने और वहां पर जो चुनाव आयोग ने जिस तरह से अपना काम करने का, चुनाव कराने का जो फैसला लिया है, केंद्रीय बलों की नियुक्ति करके वहां पर, और मुझे लगता है जो कि निश्चित तौर पर बंगाल का ये चरित्र ही रहा है। तो ये इस चीज को जरूर मैं कहना चाहूंगा जो कि जिस तरह से घटनाएं घट रही है वहां पर ये टीएमसी के कार्यकर्ता वहां पर बहुत ही गुंडागर्दी कर रहे हैं, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं। दूसरी बात यह है जो कि जैसे आपने अभी कहा जो कि वोटिंग परसेंटेज का या वहां का जो अभी परिप्रेक्ष्य है, तो मुझे लगता है जो कि जो पहले चरण का जब चुनाव हुआ था उस समय में भी हमने देखा था जो कि 92.72%, जैसे अभी आप स्क्रीन पर दिखा रही हैं, उसी तरह से ये ट्रेंड 3 बजे तक 89%। तो निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि सुनामी है, और यहाँ पर टीएमसी से जिस तरह से जनता नाराज है, और हम आजकल तो सोशल मीडिया और मीडिया के जमाने में जी रहे हैं, तो ये चीज मैं तो चलो ग्राउंड पर कहूंगा, मैं पार्टी का एक कार्यकर्ता होने के नाते मैं तो ये तो कह सकता हूँ, लेकिन वहां का जो अभी स्थिति है मुझे लगता है जो कि वहां पर ये बदलाव का एक अलग ही सुनामी चल रहा है, और टीएमसी के कार्यकर्ता जिस तरह से वहां पर इस तरह के चुनाव को रोकने की कोशिश कर रहे हैं,
ये सफल नहीं होंगे। 4 मई को आने वाले समय में हम देख सकते हैं कि वहां पर बंगाल में परिवर्तन भी होगा। बंगाल की जनता जो इन भ्रष्टाचारियों, इन गुंडों से निजात भी पाएगी, ये मैं आश्वस्त करना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम जी जी मीनाक्षी जी। यश, पार्टी का क्या हाल नजर आ रहा है अभी फिलहाल की अगर मैं बात करूं पश्चिम बंगाल चुनावों में, क्योंकि ये कहा गया कि सत्तारूढ़ पार्टी के आतंक को उखाड़ करके फेंकना है। अब इन्हीं के साथ इंडिया गठबंधन के तौर पर आप खड़े रहे, अब यही टीएमसी पश्चिम बंगाल में आपको आतंकी शासन वाली नजर आ गई। मीनाक्षी जी देखिए, आतंक एक दूसरी बात है और अपराध एक अलग बात है। टीएमसी और बंगाल के संदर्भ में आतंक शब्द सही नहीं है, अपराध बिल्कुल सही नहीं, ये अपराध कांग्रेस बहुत की ज्यादा तरफ से है, इस्तेमाल किया बेदखलदारी। गया है, मेरा शब्द नहीं था। कांग्रेस ने सत्तारूढ़ टीएमसी पर The border, instead of secure the border, they are securing one political party. I'm sorry, I have never seen this type of thing because in my life, I'm fighting my election since 1984. And this time the atrocious terrible. এত atrocity হচ্ছে, এত অত্যাচার হচ্ছে। এবার আমার পাড়ায় দুটো পর্যন্ত মেয়েদের মেরেছে, আর কয়েকটা ওসি নিউলি ডেপুটেড হয়েছে, কালীঘাট, ভবানীপুর, লাইক দিস চিত্রা। কি যে করছে আর কি যে না করছে আপনারা কল্পনা করতে পারেন। ম্যাডাম ছোট্ট শিশুদেরও গায়ে হাত দিয়েছে, বাচ্চাদের মেরেছে, মেয়েদের মেরেছে, ছেলেদের পিটিয়েছে, এজেন্টদের বের করে দিয়েছে। दीदी एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो लाठी से मार रहे हैं। কল্যাণী তুমি দেখো, পুরো রানাঘাট থেকে শুরু করে কল্যাণী থেকে শুরু করে একেবারে বনবা বাগদার ওই বেলটা, ওদিকে তোমার আরামবাগ খানাকুল, তোমার গোঘাট, ওদিকে হচ্ছে ক্যানিং পোস্ট। আমি তো সকালে তোমাদের ছবি দেখালাম, সব এজেন্টদের ক্যান্ডিডেটদের বের করে দিচ্ছে। ইজ ইট দ্য ফ্রি অ্যান্ড ফেয়ার ইলেকশন? Will you take it up legally? ইট ইজ অলরেডি দেয়ার। Thank you. So there you heard the chief minister. को आप सुन रहे थे, भवानीपुर में वो मौजूद है। भवानीपुर से एक तस्वीर सामने आई थी जहां पर शुभेंदु अधिकारी और टीएमसी कार्यकर्ताओं के बीच में झड़प की खबरें भी निकल करके सामने आई थी। ममता बनर्जी उसी पर अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए नजर आ रही थी। यश, अब आप बताएं। तो मैं ये कह रहा था कि जैसे मैं हम सब अपराध के खिलाफ हैं और अपराध के संदर्भ में यदि जनता बदलाव चाहती है तो उस बदलाव की खबर से कम भाजपा वालों को खुश नहीं होना चाहिए। जिसको भी खुश होना हो वो पहले उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और मणिपुर खास तौर से यहां जाके देख ले कि इनके राज में क्या होता है। तो अगर बदलाव की ही बात है तो जनता हो सकता है कि कहीं और ही वोट दे रही हो और बीजेपी वाले मुफ्त में खुश हो रहे हो। अब ये भी एक रोचक तथ्य है कि बीजेपी ने इस बात पे भी अपनी पार्टी का प्रचार किया है कि चुनाव आयोग ने इस समय केंद्रीय सुरक्षा बलों का बहुत हेवी डिप्लॉयमेंट किया है और पहली बार वहां पे सुरक्षित वोटिंग हो रही है। लेकिन आज ही हम देख रहे हैं कि नहीं भैया, सुरक्षित वोटिंग तो हो रही है लेकिन घटनाएं तो आज भी हो गई हैं। दूसरी बात, अगर पहली बार सुरक्षित वोटिंग हो रही है तो पिछली बार जब केंद्र में इनकी ही सरकार थी तब सुरक्षित वोटिंग नहीं हुई थी। ये सारी बातें बंगाल की जनता देख रही है और बंगाल की जनता एक और चीज देख रही है, आज मतदान खत्म होते ही किसी भी समय महंगाई का जो वो सुनामी रुका हुआ था वो किसी भी समय आके पब्लिक को हिट करेगा क्योंकि चुनावी रियायत खत्म हो जाएगी। लेकिन इस तो रिपोर्ट्स पर जो आप जिस चीज की बात कर रहे हैं उस रिपोर्ट पर तो मंत्रालय की तरफ से सीधे कैची चला दी गई थी। मंत्रालय ने कहा था कि ये जो तमाम खबरें आ रही हैं वो इसका खंडन करते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है कि पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण के चुनाव हो जाएंगे और उसके बाद हम डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ा देंगे। उसी के सापेक्ष में आप ये कह रहे हैं? उसी सोर्सेस, वही अलग अलग सोर्सेस से ऑलरेडी पेट्रोल और डीजल में कितना इजाफा होना है वो भी अलग अलग जगहों पर अलग अलग आंकड़ा आ गया। तो हमें भाजपा की रिपोर्ट्स पर उतना ही भरोसा है जितना कि किसी खास मीडिया हाउस के सूत्रों पर। जब भी भाजपा ने ये बोला है कि महंगाई नहीं होगी, उस समय महंगाई होती है और उम्मीद से ज्यादा होती है। वैसे भी अभी जिस तरीके से एप्स्टीन आइलैंड ट्रेड डील से लगाकर ईरान वॉर तक जिस तरीके से ये सरकार प्रेशर में है, महंगाई बढ़ेगी इस बात का अंदाजा लगाना किसी के भी लिए मुश्किल नहीं। और यदि बढ़ गई तो इनकी तमाम रिपोर्टों का खंडन अपने आप होगा, तब एक समस्या और खड़ी हो जाएगी, इनको मुंह छुपाने को नहीं मिलेगा। अब बंगाल में जो आप चुनावी हिंसा की बात कर रही हैं मीनाक्षी जी, बंगाल की चुनावी हिंसा में सबसे पहला सवाल उठता है चुनाव आयोग की व्यवस्थाओं पर, क्योंकि आचार संहिता लगने के बाद जो भी वहां सुरक्षा व्यवस्था है, चाहे केंद्रीय हो चाहे राज्य हो, वो सब चुनाव आयोग देखता है। तो उसके बीच में यदि हिंसा हो रही है और खुद खबरें आ रही हैं कि भैया ईवीएम पे टेप लगा दिया, कहीं कुछ कर दिया, तो फिर आप कर क्या रहे थे?
2 दिन पहले आपको अचानक फेज 2 के पहले कच्चे बम की एक कारखाना मिल जाता है। तो 1 महीने की आचार संहिता में सुरक्षा बल क्या कर रहा था, ये बहुत बड़ा सवाल है। इसीलिए मैंने शुरू में आपसे कहा कि यदि बात अपराध और व्यवस्थाओं की ही है, तो अगर जनता सचमुच बदलाव चाहती है तो वो कहीं और ही वोट करेगी। बीजेपी वालों को खुश होने की जरूरत नहीं है। इनके अपने राज्यों में जो ट्रैक रिकॉर्ड है, इस समय केन बेतवा प्रोजेक्ट पर आदिवासी खड़े हुए हैं अपनी खुद की चिता सजा के, और ये उस पर ध्यान नहीं दे रहे। मैं आपके पास आऊंगी यश, और मैं आपसे पूछूंगी भी इस सवाल को कि सीआरपीएफ की जब 200 कंपनियां वहां पर तैनात की जा रही थी, तो कौन से राज्य का मुख्यमंत्री ये बोलता है कि घर में करछी जो भी है वो सामान लेकर के आ जाओ और इनको यहाँ पर टिकने मत देना? ये कौन से प्रदेश का सीएम आपने सुना होगा, मुझे बताइएगा जरूर। लेकिन इस बीच एक खबर ये आ रही है कि बंगाल में मतदान के दौरान एक बार फिर से बवाल देखने को मिला है। दक्षिण 24 परगना से तस्वीरें सामने आई हैं। कैनिंग विधानसभा में मारपीट की तस्वीरें सामने आई हैं। एक के बाद एक ऐसी तस्वीरें बार बार सामने आ रही हैं। जहां दक्षिण 24 परगना में ये बवाल हुआ है, उसके पहले भी हमने आपको हावड़ा की तस्वीरें दिखाई, भवानीपुर की तस्वीर दिखाई, फाल्ता की तस्वीर दिखाई है, जहां पर बवाल देखने को मिला है। एक बार फिर से बवाल की तस्वीरें सामने आई हैं। यहां पर लोगों को कंट्रोल किया जा रहा है। तो ऐसी तस्वीरें भारत के तमाम राज्यों में से सिर्फ एक राज्य में से निकल करके सामने आती है, जहां पर सीआरपीएफ एक तरफ खड़ी होती है और दूसरी तरफ लोग खड़े होते हैं। सीआरपीएफ जहां अपना काम करने के लिए खड़ी हुई है, वहीं लोग यहां पर बवाल करते हुए नजर आ रहे हैं। संजय राणा जी, ये तस्वीरें मुझे और कहीं से क्यों नहीं दिखाने का मौका मिलता? मैं चाहती हूँ कि जब ये चुनाव उत्तर प्रदेश में हो तब वहां से तस्वीरें हम दिखा पाए। उत्तर प्रदेश के अलावा उत्तराखंड से भी दिखा पाए, मध्य प्रदेश से भी दिखा पाए, और भी किसी राज्य से दिखा पाए। मैं कहती हूँ पंजाब से भी दिखा पाए। लेकिन संजय राणा जी, ये तस्वीर बार बार अगर एक ही राज्य पर आती है, जहां पर मुख्यमंत्री ये कहती है कि जो भी घर में सामान है, झाड़ू है, करछी है, हंसिया है, सब लेकर के आप सड़कों पर आ जाइए, तो उसके बाद सीआरपीएफ का यही हाल होता है। मीनाक्षी, देखिए, किसी भी भारत के किसी भी स्टेट में आपको इस तरह की तस्वीरें नहीं आएंगी। आपने उत्तर प्रदेश की बात की, तो उत्तर प्रदेश में इस तरह की अगर तस्वीरें आएंगी तो तशरीफ को लाल कर दिया जाता है। बड़ा प्रेम से मैं बोल रहा हूँ, यहाँ पे कोई भी गुंडा और माफिया और अराजकता तो कुछ भी कर नहीं सकता, कोई भी गड़बड़ी नहीं कर सकता। हाँ, 1990 के दौर में हो सकता उत्तर प्रदेश बिहार में होता, लेकिन आज के दिन में अभी देखिए, हमारे तमिलनाडु में चुनाव हुआ, कुछ किसी ने इस तरह की तस्वीरें आई? केरला में चुनाव हुआ, इस तरह की तस्वीरें आई? नहीं आई। पुडुचेरी में चुनाव हुआ, इस तरह की तस्वीरें आई? नहीं आई। ये सिर्फ बंगाल में आती है, क्योंकि वहां पर अराजक तत्व, जहां का सीएम भी बैठ के उकसाता हो, और जहां पे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट खड़ा होकर के बोलता है हमारे दिल में काबा बा, काबा बा, काबा बा, आंख में मक्का बा, पता नहीं कहा मक्का और काबा क्या समझ नहीं आ रहा कहां पे था, अपीसमेंट की पॉलिटिक्स करता हो, तो इस तरह की तस्वीरें आएगी। अभी हमारे मित्रों ने यहाँ पे बैठे बड़ी बड़ी बातें की, महंगाई बढ़ जाएगी। हो सकती महंगाई बढ़ जाए, लेकिन इनके अपने राज्यों में देख लेना चाहिए महंगाई बढ़ी कि नहीं गई। 5 रुपए पेट्रोल हिमाचल में 23 मार्च 24 मार्च को बढ़ा दिया गया था। उस पर रियायत हक से हम लोग सिर्फ चर्चा करते हैं बंगाल की। देखिए, बंगाल में नो डाउट चुनाव जो है सिंपल 2 पार्टियों के बीच है, भारतीय जनता पार्टी, टीएमसी का, और जो सेकंड फेज का 142 कॉन्स्टिट्यूंसी का चुनाव है, इसमें 123 में आपको पता होगा कि टीएमसी जीती थी, जो अपना किला बचाने की कोशिश कर रही है, और बीजेपी 18 जीती थी, वो अपना किला बढ़ाने की कोशिश कर रही है। तो कहीं ना कहीं दोनों चीजों का समावेश, दोनों पार्टियां चाह रही है कि अपना अपना किला, एक का बचा रहा है, एक का बढ़ जाए। दूसरी चीज है, देखिए, इलेक्शन कमीशन की तारीफ तो मुझे करनी पड़ेगी। इस अराजक स्टेट में, जहां पे खून खराबा से ही चीजें स्टार्ट होती है। आपको याद होगा 2021 का चुनाव के बाद किस तरह से लोगों को मारा गया था। कोई वोट देने गया किसी एक्स पार्टी को तो उसको मारा गया, इस तरफ कितनों की हत्या कर दी गई। उसके बाद अगर इतनी शांतिपूर्वक छोटे-मोटे घटनाओं को अगर माइनस कर दिया जाए, तो शांतिपूर्वक अगर चुनाव हो रहा है तो चुनाव आयोग की पीठ थपथपानी चाहिए। और जो हमारे सुरक्षा बल हैं, सीआरपीएफ के हो, चाहे बीएसएफ के हो, या कोई भी पैरामिलिट्री के फोर्सेस के लोग हैं, उनकी भी पीठ थपथपानी चाहिए कि ऐसे अराजक तत्वों को सही करना पड़ रहा है। भारत के किसी भी स्टेट में ऐसा नहीं होता, लेकिन यहाँ पे हो रहा है, क्योंकि मुख्यमंत्री जो वहां की है, वो अराजक तत्वों को पालती है, वो अराजक तत्वों को पनाह देती है। मुझे लगता है कि आप ये बड़े आरोप लगा रहे हैं, और सुमित जी, आपको इस पर जवाब देना चाहिए। ऐसा है क्या, बार बार टीएमसी के लोगों का हाथ ही क्यों सामने आ जाता है ऐसी घटनाओं में? मीनाक्षी जी, देखिए, मैं एक ही बात कहना चाहूंगा। जिस तरीके से अभी हमारे राष्ट्रीय आपके
प्रवक्ता जी बोल रहे थे, भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिक विशेषज्ञ और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बोल रहे थे कि बंगाल में ही क्यों ये चीजें होती है, तो मैं इन्हें याद दिला दूं उत्तर प्रदेश में भी ये चीजें होती हैं, शायद वो दिखाया नहीं जाता है। बिहार में भी हम लोगों ने देखा था, चुनाव हुआ, कंपेयर हुआ था, तो जिस तरीके से डिप्टी सीएम के ऊपर गोली चली थी, डिप्टी सीएम के सुरक्षा गार्ड कुछ नहीं कर पाया था, वो शायद इन लोगों को याद नहीं होगा। कहाँ नहीं होता, उत्तर प्रदेश में आप आकर के देखिए जंगल राज बना हुआ है, पंचायत चुनाव में लोग को मार दिया जाता है, फेंक दिया जाता है, वो आप लोग दिखाएंगे नहीं, कोई तरह बोलेगा नहीं, केवल बंगाल ही दिखाना है। आप जरा मुझे ये बताइए कि यूपी से कहां से ऐसी तस्वीरें सामने आई थी? अरे हम दिखाएंगे या ना दिखाएंगे वो ठीक है, आप तय कर लीजिएगा बाद में, जरा मुझे तस्वीरों की वो बताइएगा जगह। मैं तय अरे जिस दिन मैं कह रहा हूँ, ये जिस दिन चौथा स्तंभ अपने आप को, अरे आप चौथा छोड़िए, पहला स्तंभ होकर के पहले अपनी चीजें देखिए, उसके बाद चौथे तक आइएगा। पहले सही से खड़ा कर लीजिए। अब मुझे ये बताइए यूपी से कौन सी ऐसी तस्वीर सामने आई थी जो मीडिया ने नहीं दिखाई थी? कोई यहाँ आसमान से या अंतरिक्ष से या अमेरिका से आकर के खबरें नहीं पढ़ रहा है, इसी देश के हैं, जिस राज्य की आप बात कर रहे हैं उसी राज्य में बैठ करके खबरें दिखा रहे हैं। अब मुझे आप एक उदाहरण दीजिए मेहरोत्रा जी, एक उदाहरण बताइए मुझे। 2026 में टीएमसी से जुड़ी हुई 10 तस्वीरें मैंने अपने टेलीविजन स्क्रीन पर पेश कर दी हैं। आप मुझे एक बात बताइए कि जब उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव चल रहे थे, ऐसी तस्वीरें कहां से आई थी? आप मुझे बस नाम बता दीजिए जगह का।